लास्ट टाइम का रिवाइज कर लिया था मैंने। एटॉमिक रेडियस में आपको दो केस बताए थे, नोबल गैसेस का और बोरोन फैमिली का, बोरोन और गैलियम और एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये दो केस हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। बाकी दो और केस हैं। गैलियम और एल्यूमिनियम का मैंने आपको रीजन लिखवाया था, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में गैलियम आ रहा था, और फोर्थ पीरियड में अगर गैलियम आ रहा है तो वो 3D सीरीज में, उसमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है और डी में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है डी का, तो इसलिए उसमें रेडियस क्या हो गई थी, कम हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए उसको डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे। नोबल गैसेस में रीजन था कि वेंडरवॉल फोर्स बहुत वीक होता है, तो वेंडरवॉल रेडियस उसके लिए डिफाइन होती है, जो कि सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होती है। फिर हम आज इसमें पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल में और भी क्या एक्सेप्शन आते हैं एटॉमिक रेडियस में, और उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो लास्ट टाइम इतना कुछ हो गया था, है ना। ध्यान रखना, पुराना भी रिवाइज करते रहना। कल क्वेश्चंस दिए थे आपको, आपने करे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में या एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लो, फिर एग्जाम्पलर के भी आपको क्वेश्चंस दूंगा। कल के क्वेश्चन किए थे कि नहीं? अपना क्या है कि एक बार अगर चैप्टर खत्म होगा तो एक साथ फिर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो साथ में डिस्कस करेंगे। ये बताओ, और क्वेश्चन वही देता हूं जो कि जिसको मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ उसी क्वेश्चन देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कोई अलग से मैं देता हूँ तुमको। कल वाले हो गए थे, बोलो कल वाले हुए थे कि नहीं क्वेश्चंस? क्वेश्चन हो गए थे बेटा। डेली का काम डेली क्या करो, एक तो तुम लोग, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर काम बहुत बढ़ जाएगा। 11th 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, 9th 10th से उसको कंपेयर मत करना। 2 महीने में सिलेबस खत्म हो गया फिर रिवीजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। 11th 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन होकर के जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे कर लो, फॉलो। ठीक है, डेली के डेली क्वेश्चन सॉल्व किया करो। 10-10 क्वेश्चन देता हूँ मैं जब भी मेरा लेक्चर लगता है। ठीक है, उसको बनाया करो। थर्ड पॉइंट ये है, एटॉमिक रेडियस में पहले बता दूं एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, पहले वंडर वॉल वाला पढ़ा था हमने, दूसरा हमने पढ़ा था डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। अब देखो 3D सीरीज वैसे तो हम इसको बाद में भी पढ़ते हैं, ये क्या होता है कि +2 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें भी ये चीज दोबारा से आपकी रिवीजन होगी कि रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसको देखो यहाँ ध्यान से, 3D सीरीज में क्या होगा, 3D सीरीज का मतलब मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर रखना, मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, और फोर्थ पीरियड का मतलब 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, एटॉमिक नंबर क्या क्या हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, कैसे हमने याद रखा था, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकोल को नी छेड़ो जनाब। ठीक, अब इसमें रेडियस पढ़ना है। सिंपल हम ये सोच रहे हैं कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से रेडियस कम हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारा सोचना क्या है कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं, लेफ्ट राइट जाने से एटॉमिक रेडियस कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ रहा है। बट यहाँ पर एक्चुअल में जो एटॉमिक रेडियस है वो दो फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। दो फोर्सेस के ऊपर ये डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फोर्स हैं। क्या ये 3D सीरीज है? अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इनका देखें
तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका आएगा 4s का 2, 3d का 1, इसमें 4s का 2, 3d का 2, इसमें 4s का 2, 3d का 3, इसमें 4s का 2, 3d का 4। क्या मैंने ये बताया था कि डी सीरीज में 3d में D4 और D9 पॉसिबल नहीं है, D4 और D9 पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम एक्सेप्शन क्या करता है, 1 और यहां पर 5 बना लेता है, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाता है। फिर 4s का 2 और 3d का 5, फिर 4s का 2 और 3d का 6, फिर 4s2 और 3d का 7, फिर 4s2 और 3d का 8, फिर 4s2 और 3d का 9। क्या 3d9 पॉसिबल है, कॉपर में नहीं, क्या करेगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के 10, एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा। जिंक में 4s2 और 3d 10, जिंक के अंदर फुली फील्ड ऑर्बिटल है d के, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। दो एक्सेप्शन यहाँ पे कॉपर और क्रोमियम को आपने ध्यान रखना है, जिनमें s में एक एक है और d में एक्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड है, ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था दो अलग अलग फोर्सेस की, ये हम ऑलरेडी सब कवर कर चुके हैं। दो फोर्सेस की बात मैं कर रहा था, कौन कौन से, फर्स्ट है, क्या हम यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करें, 3D 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10, ठीक है, इस तरीके से 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और लेफ्ट राइट भी हम जा रहे हैं, लेफ्ट राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन 4s इलेक्ट्रॉन, जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, किसकी वजह से लग रही होगी, Z इफेक्टिव की वजह से, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर जाते हुए बढ़ता जा रहा है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर लगती जा रही है। सेकंड, एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है किसकी वजह से, ऑन 4s इलेक्ट्रॉन्स पर, किसकी वजह से लग रही है, ये रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से लगेगी, जैसे जैसे आप 3D में इलेक्ट्रॉन को भरते जाओगे, 3D के इलेक्ट्रॉन जो इनर के इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन लगाएंगे और उसकी रेडियस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्सेस ऑन 4s इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं रिपल्सिव फोर्स लगता जा रहा है। और अट्रैक्टिव फोर्स किस पे लग रहा है, 4s इलेक्ट्रॉन पे क्यों लग रहा है, Z इफेक्टिव उसमें लेफ्ट राइट इंक्रीज करता जा रहा है। तो अब इन दोनों फैक्टर्स के बेस पर हम यहाँ पे रेडियस को डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको अगर हम फिलहाल यहाँ पे हटा दें, ठीक है, और हम देखें कि जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो इसमें एग्जैक्टली जिनकी सेम आ जाती है रेडियस, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। इन तीनों की रेडियस क्या है, सेम है, इनकी रेडियस सेम आ रही है तीनों की। इन तीनों की रेडियस क्या हो रही है, इधर रेडियस डिक्रीज कर रही है, सेम रह रही है, और फिर इंक्रीज कर रही है, फिर रेडियस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये ट्रेंड हमने देखा कि पहले रेडियस डिक्रीज कर रही है, फिर 3 के लिए सेम आती है और फिर रेडियस इंक्रीज करती है। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, मुझे आप एक बात बताओ, इन तीनों के लिए, ये जो पहले डिक्रीज कर रहे हैं, इन तीनों के लिए कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, इन तीनों के लिए कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, जो पहले
3 का रेडियस कम हो रहा है उसके लिए कौन सा फोर्स डोमिनेट है? अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डोमिनेट है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है भाई वो डोमिनेंट फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कम क्यों है? बिकॉज 3D में इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उससे रिपल्शन बढ़ती जाएगी और रेडियस उसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है? रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? अट्रैक्टिव फोर्स के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन देख रहे हो 7, 8, 10 3D में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्या ये सेम है? इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लगभग इक्वल आ रहे हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगभग सेम है। तो क्या हम रेडियस जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? रेडियस ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट्स। ठीक, क्या ये जो रेडियस है 3D सीरीज एलिमेंट्स की, ये दो फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक अट्रैक्टिव फोर्स है फोरस के इलेक्ट्रॉन्स पर, किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। और एक रिपल्सिव फोर्स है न्यूक्लियस की वजह से, उसी को जेड इफेक्टिव कह रहे हैं। और एक रिपल्सिव फोर्स है ऑन फोरस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर आप बुक में देखोगे तो सबकी रेडियस लिखी हुई है। इनकी 117 पिकोमीटर, इन तीनों की रेडियस बिल्कुल सेम आती है। ठीक, तो पहले डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज। ठीक, और रीजन क्या है? ये दो फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप बुक में पढ़ोगे प्रदीप में, एनसीईआरटी में, यही थ्योरी आपको मिलेगी। इन्हीं दोनों फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। क्लियर? क्या इतना क्लियर है? ये बताओ। आगे इसमें देखो क्या आता है कि फोर्थ और लास्ट की रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज इक्वल टू 4D सीरीज इज सेम एज 5D सीरीज। ये रहता है, ये है मेन प्रॉब्लम। देखो जैसे हम 3D में गए, हम 4D में गए, हम 5D में गए। अगर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम फोर्थ पीरियड में है तो फोर्थ पीरियड का मतलब हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? 3D की। अगर मैं फिफ्थ पीरियड में हूं तो मैं बात कर रहा हूँ 4D की। अगर मैं सिक्स्थ पीरियड में हूं तो मैं बात कर रहा हूँ 5D की। होना क्या चाहिए कि डाउन द ग्रुप 3D, 4D, 5D रेडियस बढ़नी चाहिए। होता क्या है, इस तरीके से ग्राफ शो होता है यहाँ पे। ये एटॉमिक नंबर Z है, इसकी रेडियस है। 3D सीरीज हमने देखा पहले डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज, लगभग कुछ इस तरीके के उसका पैटर्न रहेगा। इस तरीके से ये है 3D सीरीज। 3D सीरीज पहले थोड़ा कम हुआ फिर सेम रहा फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया। 4D सीरीज कुछ ऐसे आती है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 3D और 4D, 3D से ज्यादा रेडियस किसकी है? 4D की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5D कैसा आना चाहिए? 5D ऐसा आना चाहिए, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती जा रही है। 3D की इतनी है, 4D की और ज्यादा हुई, 5D की और ज्यादा हुई, रेडियस बढ़ती जा रही है। बट इसकी रेडियस ये नहीं आती है, इसकी रेडियस आती है इतनी। ये 5D की रेडियस है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 4D और 5D की रेडियस है वो सेम है। और यही एक्सेप्शन है कि ये सेम क्यों है, ये रेडियस सेम क्यों आ रही है, कि 4D और 5D की रेडियस सेम आ रही है, क्यों आ रही है? इसका क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, इसको अपने को पढ़ना है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। देखो इसमें ध्यान देना, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, क्या सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो जाते हैं? लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो जाएगा।
क्या 6th पीरियड में लेंथेनॉइड आना स्टार्ट हो जाएगा, और 7th पीरियड का मतलब 6D सीरीज, क्या इसमें एक्टिनोइड आएंगे। जैसे 4th पीरियड में 3D सीरीज आती है, वैसे ही 6th पीरियड में लेंथेनॉइड आ जाते हैं। लेंथेनॉइड का मतलब यहाँ पर 4F भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4F यानी जो लेंथेनॉइड होते हैं वो कहाँ आते हैं, 6th पीरियड में। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था ना, n-2f, n अगर 6 है तो n-2 मतलब 4, तो 4F कहाँ आ जाएगा, 6th पीरियड में 4F आ जाएगा। अब 4F में शील्डिंग पुअर है, और 4F में शील्डिंग पुअर है तो 4F में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उसमें शील्डिंग पुअर है तो उन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो 4D और 5D में रेडियस सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि 5D में 4F के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें शील्डिंग हमने देखा था F में सबसे कम, सबसे पुअर शील्डिंग है, सबसे पुअर शील्डिंग है, तो F में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा है, और वो क्या कर रहे हैं, रेडियस उसकी कम हो जाती है। इसको अगर हम देखें, इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, जैसे स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, फिर ठीक है ये था, ये हमने बनाया 4th पीरियड में, ये हमने बनाया 5th पीरियड में, ये हमने बनाया 6th पीरियड में। ठीक, हमें काम किस किस से है, 4th से, हमें काम है 5th से, और 6th पीरियड से अपने को काम है। अब स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर के साथ था, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 22। यट्रियम में कितना, +18 करना पड़ेगा अपने को, +18 करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथेनम कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, आ जाएगा 56, और ये आ जाएगा आपका, इसमें 18 करना पड़ेगा, और फिर इसमें 18 करना पड़ेगा, 57, ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ इस तरीके से बना। अब इसमें देखो क्या हुआ, इधर देखना ध्यान से, इसमें टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40 और हैफनियम 72। अब आपने देखा यार, इसमें जो गैप आ रहा है वो गैप कितने का आ रहा है, पहले इसमें +18 हुए, और उसके बाद एकदम से +32 आ गए, मतलब पहले 18 प्रोटॉन बढ़े, और फिर यहाँ पर अब आप कहोगे ये 58 से 71 तक कहाँ जाते हैं, लेंथेनॉइड में। ठीक है, लेंथेनॉइड में चले जाते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, एफ ब्लॉक नीचे था, 58 से 71 लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, 72 यहाँ आ जाता है। ठीक, तो इसमें ये 18 प्रोटॉन बढ़े, और फिर 6th से 7th पीरियड में एकदम से 32 प्रोटॉन बढ़ गए। 32 प्रोटॉन बढ़ने से 32 प्रोटॉन बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसको हम कौन सी सीरीज कह रहे थे यहाँ पे, 3D। इसको कौन सी सीरीज कह रहे थे, 4D। इसको कौन सी सीरीज कह रहे थे, 5D। इसीलिए 5D में एकदम से, ठीक है, इसीलिए 5D में एकदम से 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसका क्या हो गया, रेडियस कम हो गया। तो एक तो रीजन ये है कि इसमें, फर्स्ट रीजन ये आ जाएगा कि इसके +32 इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में इतना ज्यादा इंक्रीज आया। और रीजन 2 क्या आ जाएगा, रीजन 2 आ जाएगा कि 4F इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सीरीज, 5D सीरीज
4f के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5d सीरीज में, जिससे क्या होगा, उसका अट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दो रीजन दिए जाते हैं, ये दो रीजन इसमें दिए जाते हैं। ये बताओ क्या ये क्लियर है? देखो दो रीजन है इसमें। एक रीजन है कि जब हम 4d से 5d सीरीज में गए तो एकदम से 32 प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब 32 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया, ये ना 32 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया, तो रेडियस उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूसरा रीजन है कि अगर हम हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसमें 4f आएगा, और ऊपर अगर जिरकोनियम का लिखे तो उसमें 4f आएगा नहीं। तो 4f में इलेक्ट्रॉन्स रहने से क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है 4f का, जिससे अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना, उससे अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ने से उसकी रेडियस कम हो जाती है। तो ये दो रीजन आते हैं जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेडियस ऑफ 4d सीरीज, वाई रेडियस ऑफ 4d सीरीज इज सेम एज 5d सीरीज। मुझे एक बात बताओ, जब हमने 3d में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, 3d की वजह से रेडियस कम हुई थी, तो उसको कहा था डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दे सकते हैं? क्योंकि लेंथेनॉइड की वजह से एफ ब्लॉक की, ये एफ ब्लॉक में या 4f में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रेडियस कम हो गई, ठीक है, इसलिए दोनों की रेडियस सेम आ गई। क्या इसको हम लिख सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो क्या हम इसको यहां पे लिख सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये वर्ड भी आपसे पूछा हुआ है पीछे क्वेश्चंस में। खैर आपको ये किसमें मिल जाएगा, नोट्स के अंदर इसकी अच्छी थ्योरी मैं दे दूंगा, उसमें भी यही है, बट जो थ्योरी है, जो इसकी डेफिनेशन वगैरह थ्योरेटिकल, इन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों रीजन को, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आप चाहे ये वाला रीजन लिखो या ये वाला रीजन लिखो, दोनों सेम ही है, दोनों को हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड में आने की वजह से, यानी कि 6th पीरियड में आने की वजह से उसकी रेडियस क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। आप देख रहे हो कि दोनों की रेडियस सेम जा रही है, चाहे +32 प्रोटॉन बढ़ने का रीजन बताओ या फिर 4f इलेक्ट्रॉन का रीजन बताओ, दोनों को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़े, एक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी ये काम आएंगे आपके, ठीक है। क्या ये क्लियर है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन? क्या डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है? ध्यान से देख लो, एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया है, नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा अभी, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हम किसको कह रहे हैं, कि जो डी में 3d में इलेक्ट्रॉन आए थे उसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ गई का मतलब क्या हो गया, जो रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कह रहे हैं, कि ये जो लेंथेनॉइड, सबसे पहले बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि लेंथेनॉइड कहां पर आते हैं, 6th पीरियड में लेंथेनॉइड आते हैं। क्या 6th पीरियड को हम 5d सीरीज कह रहे थे, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है 6th पीरियड मींस 5d सीरीज, और 5d सीरीज या 6th पीरियड में लेंथेनॉइड जब आया तो लेंथेनॉइड में क्या हो गया, +32 प्रोटॉन का गैप आ गया, +32 प्रोटॉन से बढ़ गया, +32 प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया और रेडियस उसकी कम हो गई, 32 प्रोटॉन ने खींच लिए सारे इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन कि जब हम 5d सीरीज में जाते हैं तो 4f में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और 4f में एंटर करने से जो f होता है उसमें डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जिससे अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है और रेडियस कम हो जाती है। दोनों रीजन को हम कह सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये दोनों स्लाइड क्लियर है? रेडियस ऑफ 3d सीरीज एलिमेंट्स एंड रेडियस ऑफ 4d सेम एज 5d सीरीज, दोनों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, वो शायद मैंने कंप्लीट ही दे दिया। खैर इनकी जरूरत आगे भी होगी तो मैं रिवाइज बार बार करवाता रहूंगा जिससे आपको याद हो जाए। तो ये एटॉमिक रेडियस के बारे में था। एटॉमिक रेडियस में हमने क्या क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ी, कोवेलेंट, वैन डर वाल, मेटालिक, आयनिक। उसके बाद हमने ट्रेंड देखे, बेसिकली क्या ट्रेंड है, लेफ्ट राइट डिक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। उसके फैक्टर पढ़े, जेड इफेक्टिव और नंबर ऑफ शेल्स, 2 फैक्टर थे। फिर हमने एक्सेप्शन केस देखे 4। ठीक, इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन पीछे देखोगे सब इसी से रिलेटेड है। दूसरा, ध्यान से इसको देखना, ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको कहते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा। ठीक है, उन्होंने पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, जितने भी पुराने बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। प्रदीप में सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल प्रदीप में सब कुछ मिलेगा, बट उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही चीज मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ना समझ में आए तो आप वहां से उसको डिटेल में पढ़ लो, बट इससे ज्यादा आपको वहां भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन वर्ड से कुछ ना कुछ अपने को ये पता चल रहा है कि आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मींस आयन का फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा, इसमें कैटायन का फॉर्मेशन होता है। हमें क्या करना है, एक न्यूट्रल एटम को ढूंढना है। न्यूट्रल एटम को हमने ढूंढा, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल एटम है उसको हमने ढूंढा, ये इस तरीके से हम अगर बनाए, ठीक है भाई, इस तरीके से हमने बनाया। अब ये अंदर क्या है, इसके ये न्यूक्लियस है, इसमें 3 अलग अलग शेल्स मेरे को दिखाई दे रही हैं, और तीनों शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 8 और 2। सपोज पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हमको क्या करना है, ये एक गैसियस एटम है, ये अलग घूम रहा है। गैसियस एटम किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, हमने इसको किसी भी तरीके से, मतलब कोई मेथड हमने ऐसा लगाया, वो आगे बताऊंगा, कि उसकी वजह से ये एक गैसियस एटम की तरह घूम रहा है। हमने क्या करना है, इसको एनर्जी देनी है, इस गैसियस एटम को एनर्जी देनी है। ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्योंकि अंदर जो न्यूक्लियस है भाई उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और सबसे अंदर वाले जो ऑर्बिटल, सबसे अंदर वाली शेल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको तो बहुत स्ट्रांगली उसने अट्रैक्ट किया हुआ है, वो तो कहीं नहीं जा रहे। सेकेंड शेल के भी जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनपे भी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बट जो वैलेंस शेल है, जो लास्ट वाली शेल है, उस पर अट्रैक्शन बहुत कम है। अट्रैक्शन बहुत कम है, तो अगर हम इसको एनर्जी दें, किसी भी फॉर्म में इसको एनर्जी दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा, ठीक, एलिमिनेट हो गया, बाहर चला गया। अब फिलहाल ये जो एटम था ये किसका था, 281, मतलब ये क्या था, सोडियम था, सोडियम था ना ये 281। अब ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर, इलेक्ट्रॉन गया बाहर, तो उससे क्या हुआ, Na का बन गया पॉजिटिव चार्ज 28, कैटायन बन गया। तो एक न्यूट्रल एटम से हमने कैटायन बनाया, किस तरीके से, उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, और जो उसका सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया। वो जो एनर्जी थी जो हमने इसको दी, दिस एनर्जी इज नोन एज IE,
आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसी को कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है जो हमने इसको दी है जिससे इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to release, it is the energy required to release or eliminate, ठीक है, it is the energy required to release or eliminate the outermost electron in a neutral gaseous atom, ठीक है, न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म कैटायन, उससे हम क्या बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं। तो ये क्या है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। पहली बात, एनर्जी की इसमें जरूरत पड़ रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज outermost electron, outermost electron from an neutral gaseous atom to form, क्या बनाने के लिए, कैटायन, टू फॉर्म अ कैटायन। अब इसमें कुछ टर्म्स, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं। क्या हमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? क्या ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी देनी पड़ती है किसको, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। किसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को? फ्रॉम एन न्यूट्रल गैसियस एटम, गैसियस एटम होना चाहिए। अगर गैसियस नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है, तो वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा। अपने को गैसियस एटम चाहिए टू फॉर्म आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म अ कैटायन। और फाइनली क्या बनता है, कैटायन बनता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। कुछ इसके बारे में मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम इसमें बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, डेल्टा आई एच, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का साइन एच आ जाता है और डेल्टा आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने को समझ में आया कि इसमें क्या कहानी चल रही है? ठीक है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी। एटॉमिक रेडियस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एटॉमिक रेडियस से इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अभी इसमें ध्यान दो, आयोनाइजेशन एनर्जी को। जहां पर प्रीवियस कंसेप्ट से उसका रिलेशन होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा याद करने के लिए, अभी उसको भूल जाओ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में डेल्टा आई एच, ठीक, इस तरीके से ही आप इसको रिप्रेजेंट करें। लिखने में शॉर्टकट कहीं कहा, कहीं मैं आईई यूज कर देता हूं, ठीक है। तो आईई मैंने यूज किया तो आप समझ जाना कि मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मेरे पास क्या है, एक एम, एक मेटल है जो कि गैसेस स्टेट में, ठीक है, जो कि गैसेस स्टेट में है। मेटल एम है जो गैसेस स्टेट में है, और मैंने इसको कौन सी एनर्जी दी, डेल्टा आई एच एनर्जी दी। डेल्टा आई एच जितनी उसको चाहिए तो उतनी मैंने उसको एनर्जी दी। क्या ये एनर्जी गेन करने के बाद कैटायन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा? क्या यही हो रहा है इसमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं? क्या हमने यही पढ़ा जो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, क्या हमने यही कहानी को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया? क्या जो कहानी हमने यहाँ पढ़ी, हमने क्या उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया? इस इक्वेशन से आप इसको समझ सकते हो, क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है हमने। यूनिट्स की अगर थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल,
भाई एनर्जी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 6000 किलो जूल पर मोल, 2000 किलो जूल पर मोल, 1500 किलो जूल पर मोल, कुछ तो उसकी यूनिट आनी चाहिए ना। ठीक है, कुछ तो उसकी यूनिट आनी चाहिए, बिल्कुल उसकी यूनिट आनी चाहिए किलो जूल पर मोल में। अब या फिर आप यूज करो किलो कैलोरी पर मोल के लिए जा रहा है, मतलब पर मोल एटम के लिए। सोडियम का 1 मोल, मैग्नीशियम का 1 मोल, इसके न्यूमेरिकल भी हैं 2-4, ठीक, पर मोल के लिए। या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक। जैसे हम यूज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, वैसे ही एक टर्म होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक। डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम रखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसमें वो कैटायन बन पाए। उसको हम, उस पोटेंशियल को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन प्रॉपर बताऊं, क्योंकि इसमें पूछा तो नहीं जाता है ये, खैर। इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली, या रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब टू रिमूव, किसको रिमूव करना है? टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, खत्म। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आप इससे देख सकते हैं, आईपी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट्स की तरफ आते हैं, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिलहाल क्या करना है इसको, अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आने के, न्यूमेरिकल में ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी यूनिट में दिया जाए, आपको किसी भी यूनिट में वो दिया जा सकता है। अपने को बस ये नोट करना है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 23.6 और 23.06 किलो कैलोरी पर मोल इक्वल होता है 96.04 या फिर 96.4 किलो जूल पर मोल। बस ये रिप्रेजेंटेशन ये आप याद रखें, इंटर कन्वर्जन। अगर कभी इस पे न्यूमेरिकल बना तो हम इंटर कन्वर्जन इसकी हेल्प से कर लेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल या 96.4 किलो जूल पर मोल। इसकी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा लास्ट में। तो बस आप इतना ये याद रखें, इंटर कन्वर्जन करने के काम आएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है भाई। अब हमने ये किया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमने एक इक्वेशन लिखी थी, हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि m गैसियस में था कोई भी मेटल, हमने उसको क्या दिया, कुछ एनर्जी उसको दी, कुछ एनर्जी उसको दी, जिससे वो किस में बदल गया, m पॉजिटिव गैस में बदल गया और 1 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसमें कितनी एनर्जी यूज हुई उसको हमने लिखा डेल्टा IH1, डेल्टा IH1, ठीक, डेल्टा IH1। सीधा एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ये तो फिर रिप्रेजेंटेशन तो हमने कर ही लिया, एग्जांपल से समझाता हूं। एल्यूमिनियम 283, सबको पता है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 में था, 283 में कहीं पे एल्यूमिनियम गैसियस एटम में घूम रहा था, ठीक है। हमने एल्यूमिनियम का क्या बनाया, गैसियस स्टेट में हमने उसको बनाया। अब गैसियस स्टेट में वो घूम रहा है,
283, हमने क्या किया, उसको एनर्जी दी और एल्यूमिनियम +1 में चेंज करवा लिया, मतलब अब यू क्या हो गया, 282 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकला और इसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसको हमने क्या कहा, डेल्टा IH1। ठीक, H1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। दूसरा, अब ये एल्यूमिनियम प्लस था गैसियस में, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, 2 पॉजिटिव का चार्ज आया, इसको हमने क्या कहा भाई, इसको हमने कहा डेल्टा IH2। क्लियर, दूसरा भी बाहर निकला इसमें से। फिर एल्यूमिनियम फिर क्या हुआ कि एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव था अपने पास गैसियस में, हमने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर गया, और इसको हमने कहा कि ये क्या है भाई, डेल्टा IH3। डेल्टा IH1 पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी, डेल्टा IH2 दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, H3 तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो ऑर्डर होगा कि कौन सी एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, डेल्टा IH1 ज्यादा होगी या डेल्टा IH3 ज्यादा होगी। इसको हम कहते हैं सक्सीसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सीसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, बस मेरा क्वेश्चन ये है कि डेल्टा IH1 ज्यादा होगा कि डेल्टा IH3 ज्यादा होगा, क्या इसका ऑर्डर रहेगा। बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, खुद सोचो। एल्यूमिनियम के अंदर सिस्टम क्या है, 283 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, उसके लिए डेल्टा IH1 लगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन अभी भी 13 है, इसके अंदर प्रोटॉन अभी भी 13 है, प्रोटॉन अभी भी 13 है, बट इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है, मतलब अट्रैक्शन जो पहले 13 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था अब वो 12 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं, ये बताओ, क्या इसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या अब इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो डेल्टा IH2 की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, अब अभी भी प्रोटॉन 13 है, बट इलेक्ट्रॉन आपने एक और निकाल दिया, अब उसमें अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जितना प्रोटॉन, अभी प्रोटॉन का नंबर तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कम होता जा रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब आपने लास्ट वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, अभी तक अट्रैक्शन उसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कि उसका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता रहता है। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन की निकाल रहा हूं तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, सबसे कम फर्स्ट वाले के लिए लगेगी, सेम एलिमेंट में। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम +1 था, +2 था, +3 था, तो +3 बनाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं कि मैं अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन चुका है, 2-8 बन चुका है, तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। अब क्या मैं इस तरह की सिचुएशन में आ चुका हूं, इसमें क्या मैं इस तरह की सिचुएशन में आ चुका हूं, या इसको इसको मैं ऐसे आपको बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा कि पहले 3 शेल थे 2-8-3, बाहर के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब कितने बचे, 2-8। अब मुझे अगर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालना पड़ेगा, दूसरी शेल से निकालना पड़ेगा। क्या अट्रैक्शन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था 1 2 3, तो लगभग एनर्जीज में ज्यादा गैप नहीं था,
जैसे ही मैं तीनों को निकालने के बाद एक अंदर वाली शेल में जाता हूं तो एक अंदर वाली शेल में अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सही है। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, याद नहीं रखनी है वैल्यूज कहीं भी, बट मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में कितना गैप आ रहा है। एल्यूमिनियम की वैल्यूज में कितना गैप आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैल्यूज में कितना गैप आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे कर पाओ। ये 577 किलो जूल पर मोल था, किलो जूल पर मोल में जा रही है वैल्यूज। ये 577 था पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ये किलो जूल पर मोल में है 577। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1700 की एनर्जी देनी पड़ी, तीसरे के लिए 2700 की एनर्जी देनी पड़ी। लगभग बहुत ज्यादा कोई गैप नहीं है, 577 दूसरे में 1700 तीसरे में 2700। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए इमेजिन करो, अब आप एक अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर मैंने इसमें कहीं डेल्टा IH4 निकालने की कोशिश करी, मतलब इतनी एनर्जी देने की कोशिश करी कि उसका चौथा इलेक्ट्रॉन निकले, तो भाई उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 11,580 किलो जूल पर मोल। अब आप देख लो कितना ज्यादा गैप आ रहा है। वैल्यू याद नहीं रखनी, समझाने के लिए बता रहा हूं। पहला इलेक्ट्रॉन 577 में निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1700 में, तीसरा 2700 में, लगभग सिमिलर है गैप। चौथा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा अब वो सेकंड शेल से निकलेगा, अट्रैक्शन सेकंड शेल पे और भी ज्यादा है, एनर्जी 11,580 जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उतने में आपका जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये वाला पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कितना बना पाते हैं, 3 पॉजिटिव ही बना पाते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्लियर है? ठीक, सक्सेसिव आयनाइजेशन का रीजन लिख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए प्रोटॉन का नंबर सेम था, तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। जब तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हम सेकंड शेल में आए तो सेकंड शेल में अट्रैक्शन और भी ज्यादा था थर्ड शेल के कंपैरिजन में, तो इसलिए सेकंड शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, उसका रीजन है, देखो एल्यूमिनियम में से अगर मैं 11,580 की एनर्जी देता हूं तो वो स्टेबल रहेगा नहीं। एल्यूमिनियम 4 पॉजिटिव स्टेबल नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रहेगा। उसका आप प्रदीप में पढ़ोगे भी तो एक रूल होता है 1450 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी का अगर गैप रहता है ना इनके बीच में, ठीक है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा वो कंसेप्ट। 2700 और 11,000, इसमें 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी का गैप इससे ज्यादा है, 1400 से ज्यादा गैप आ रहा है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है, हायर वाली स्टेबल नहीं होगी। एल्यूमिनियम 4 पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा, बनेगा भी तो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है भाई, अब ये कैसे कैलकुलेट किए, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये आपको किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का याद नहीं रखना। ठीक है, सिर्फ याद ये रखना डेल्टा H1 H2 H3, वैल्यूज याद नहीं रखनी, ये वाली वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी में इतनी चीजें, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी में इतनी चीज क्लियर है? क्या यहां तक कुछ क्लियरिटी आई कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा होगा? ठीक है, चलो ऑर्डर तो अभी क्वेश्चन तो इसमें बाद में बनेंगे, पहले मैं आपको फैक्टर बता दूं। ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये था, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने कुछ पढ़ा, इसमें फिर यूनिट वगैरह की बात करी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करी। अभी हम तीसरा इसमें फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर पढ़ने के बाद सारे फैक्टर को एक साथ लगाएंगे, फिर हम ट्रेंड पढ़ेंगे और उसमें फिर अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट वाली ज्यादा है कि सेकंड वाली ज्यादा है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ नहीं करना, ध्यान से फैक्टर पढ़ने हैं,
ध्यान से फैक्टर सुन लो, समझ में आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल से फैक्टर हैं, एक बार मैं पूरा आपको इसमें समझा दूं, फिर क्वेश्चंस उठेंगे यहाँ से। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। एक्सेप्शनल केस क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी ट्रेंड बनेगा वो एक तो कॉमनली जो ट्रेंड बन रहा है वो जेड इफेक्टिव पे बनता है, बट हम ढेर सारे फैक्टर इसमें पढ़ेंगे, तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके क्या रिजल्ट बन रहा है उसके बेस पर हम बात करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम अगर 5 फैक्टर पढ़ रहे हैं तो एक ही फैक्टर को लेके चलें कि अगर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो सबका बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उस एलिमेंट पे वो 5 फैक्टर लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है वो अपने को उसमें ट्रेंड में पता लगेगा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप कहोगे कि ये भी एक्सेप्शन यहाँ पे बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। 5 फैक्टर ध्यान से पढ़ो और फिर लगाओ, फिर सब इसमें आसान हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे क्या क्वेश्चन बनते हो सब बताऊंगा। फैक्टर देखो, पहला फर्स्ट फैक्टर इसमें देखो, अब आप खुद ही मुझे बता दोगे। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ये बताओ न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा? सिंपल बताऊंगा बिल्कुल। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बताओ। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा? इतना सोचो। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्या लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? ये बताओ। नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना आसानी से। तो न्यूक्लियर चार्ज में ये कह सकता हूं, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या जनरली ऐसा लिखा जा सकता है? तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। प्रदीप खोलोगे उसमें इसका रीजन मिलेगा, सेम लैंग्वेज लिखी हुई है कि न्यूक्लियर चार्ज मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आसानी से रिमूव नहीं होगा, ठीक। दूसरा, क्या एटॉमिक साइज और रेडियस इसका ट्रेंड आप जनरली प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और इनवर्सली? एटॉमिक साइज और रेडियस से बस इतना बता दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बेटा इतना बता दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा एटॉमिक साइज से? ठीक है, बहुत बढ़िया, इनवर्सली। एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम है, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी उसके लिए बहुत कम लगेगी। एटॉमिक साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। जितना छोटा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के, ठीक। बहुत सिंपल सिंपल से हैं। टाइम भी हो गया, खैर इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज, और बाकी ये सारी चीजें आपको बताऊंगा किस तरीके से बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं।
सब ध्यान से इनके फैक्टर्स को देखते जाना। तो आज वाला कुछ कंसेप्ट बना कि नहीं बना? हाँ भाई, आज वाला कुछ कंसेप्ट बना नहीं बना, ये बताओ, है ना? तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको सेंड करूंगा। कल अपना आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स ध्यान से पढ़ लो। फैक्टर ध्यान से पढ़ोगे ना, पीरियोडिक टेबल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं से भी कोई भी एलिमेंट दिया, उसका रिलेशन आप फटाक से निकाल लोगे, अगर आपका फैक्टर यहाँ पे क्लियर है। इसके जितने भी फैक्टर हैं 5-6, वो सारे बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लो, फिर देखो आप कैसे ट्रेंड इसमें बना सकते हो। नोट्स इसके आगे के मिल जाएंगे, ये भी सेंड कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में फिर ये आगे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो फिर बढ़िया से पढ़ते जाओ, डेली के डेली क्वेश्चन बनाते जाओ, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो हम इसका कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग भी आज मिल जाएगी आपको, प्रीवियस भी मिल जाएगी। पीटी में देख लेना भाई, पीटी में शायद आपका इनऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, बिकॉज पीटी में आईआईटी में इनऑर्गेनिक हुआ नहीं अभी तक, ठीक है? क्योंकि अगर पीटी बनेगा तो सबका बनेगा ना 11th क्लास में, चाहे आईआईटी हो चाहे एनडीए हो। अब पीटी इनऑर्गेनिक उनका भी स्टार्ट हुआ नहीं, तो इसलिए इनऑर्गेनिक नहीं आएगा।